Yes, we were on this page. So let us today complete this sample paper and then we will start the next one. We have already completed questions related to assertion and reasoning. Now we were there, question number 22 was there. हाँ यही कर रहे थे हम लोग. एक बार इसको करके then we come to the next question. तो यहाँ पर बेटे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम 2 बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव टर्म्स इन कॉलम 1. मींस ऑन वन साइड Ma'am, we have done this question. 22nd क्वेश्चन बेटे. Yes, ma'am, we have done it. ये हो गया था. ओके फाइन फाइन ठीक है. अच्छा व्हाट आई वांटेड टू टेल, ये क्वेश्चन 1 मार्क टाइप में भी आ सकता है. जैसे आपको आ सकता है कि व्हेन वाज दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्टेड, या व्हेन वाज दिस रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड. मींस इनडायरेक्टली 1 मार्क में भी ये आ सकता है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. चलिए देन वी कम टू 23rd क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. 4 options have been given, means 4 events have been given and नीचे उसके 4 options are given. Now choose the correct alternative. Now in this case, अब देखो ये यहाँ पर indirectly क्या पूछा हुआ है. That means कि firstly we should know about the time period, कि कब से कब तक ये हुआ है. अब आप ध्यान से सोचो. First 5-year plan in China was started in, if I am not wrong, तो it was 1953 I think. Is it? Yes, ma'am. है ना. इंडिया में 51 था, चाइना में 53 था, पाकिस्तान में 57 था. तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा. दैट मीन्स 53. उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, मेरे ख्याल से 1958 था, है ना. 58. अच्छा. उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोडक्शन दैट वाज डन इन 1978, ये था. उसके बाद ये था हमारा ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. ये था हमारा तकरीबन 56 या 66 के आसपास था ये. 1965. हाँ 60s के डेकेड में था. अगर एग्जैक्ट ईयर ना भी हो तो 60s के डेकेड. तो नाउ यू कैन अरेंज. जस्ट ए मिनट बेटे, जस्ट ए मिनट प्लीज वेट. Sorry बेटे, it was something very urgent outside. That's why I had to go. हाँ जी बेटे. तो ये सीक्वेंस हमारा कौन सा बनेगा? Can any one of you tell? Ma'am, option A. ऑप्शन ए. एक मिनट, लेट मी सी. No, फर्स्ट no. 5-year प्लान. उसके बाद लेट मी चेक फ्रॉम द आंसर की ऑल्सो. 23rd क्वेश्चन. यहाँ पर बी ऑप्शन इज गिवन बेटे. लेट अस चेक बी ऑप्शन. फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ, देन लास्ट रिफॉर्म्स. हाँ ठीक है. ये आप ऐसे करें ना, जब मतलब आप लिखोगे तो आप देखो फर्स्ट 5-year प्लान 53,
लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम 58 सेकंड हो गया। उसके बाद प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन जो है वो 66 के आसपास था, 60s के डेकेड में वो नंबर 3 पे आ जाएगा, और रिफॉर्म्स 78 में। तो ये बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है, इसको आप पता है क्या करो, अपना कॉपी पे कहीं लिख लो कि ये इनका टाइम पीरियड आपने याद रखना है, क्योंकि अगर टाइम नहीं याद होगा तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, उसके बाद कल मैंने ये इसकी फोटोज भेज दी थी आपको। हैव यू रेड दिस पैराग्राफ? हाँ जी बेटे, हैव यू रेड दिस क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस स्टडी एंड क्वेश्चन नंबर 24 to 27 आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। मुझे लगता है आपने पढ़ा नहीं है। चलो फिर आप इसको पढ़ के रखिएगा, क्योंकि या तो मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, फिर रहता रह ही जाता है हमारा। हाँ, डिस्पाइट हेल्थ बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स to assist the state governments in providing quality health services to the people. Ministry of Health and Family Welfare of the central government is entrusted with the job of health services. उसके बाद है, इंडिया हैज़ मेड रैपिड प्रोग्रेस इन हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग 5-year plans ड्यू टू अप्रिशिएबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, या मर्जेज लिखा हुआ है, गलत है ये, नर्सेज, बेड्स एटसेट्रा. Now all cities, towns and big villages have a good network of health services for treatment of deadly diseases. Immunization, proper care of newborn children, expectant mothers, first aid, etc. India's achievements in the field of cancer and heart diseases are recognized throughout the world. As a result of these measures, death rate has declined from 27.4 per thousand in 51 to 8 per thousand in 2001, and life expectancy increased from 32 years in 51 to 64 years in 2001, while the infant mortality rate has declined from 148 to 71 only. Similarly, number of medical colleges increased from 28 in 51 to 193 in 2001. Number of doctors increased from 1.7 in 51 to 6.2. मतलब data has been given properly. ठीक है, अब इसके बेसिस पे now we have to answer. First, in 1951, death rate has dash inclined or declined. In 1951, please check कहाँ पर है 1951 का death rate. Please read this line. ये दिया हुआ है, death rate has declined from 27.4 per thousand in 51 to 8 per thousand. यहाँ पर ना ये लाइन करेक्ट नहीं है. In 1951 डेथ रेट हैज, ठीक है, आगे क्योंकि या तो हमें कंपैरेटिवली कोई ईयर दिया होता है कि इन कंपैरिजन टू दिस टाइम पीरियड इट हैज डिक्लाइन. ठीक, तो यहाँ पर जो लाइन करेक्ट होनी चाहिए थी उसका डाटा आना चाहिए था कि डेथ रेट वाज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेथ रेट वाज होना चाहिए था, या तो ऐसे लाइन बननी चाहिए थी, या उसका दिया जाना चाहिए था इन 2001, ना कि 51 का क्वेश्चन. क्वेश्चन की फॉर्मेशन इज रॉन्ग. ठीक, तो फिर भी हम यहाँ पर अपने हिसाब से भी करिए अंदाजे से, तो यहाँ पर डिक्लाइंड आ जाएगा, बट ये करेक्ट लाइन नहीं है इफ़ यू रीड इट केयरफुली, क्योंकि डिक्लाइन के लिए हमें कोई डाटा होता है, अभी इतने से इतने कम हुई है, इस साल के कंपैरेटिवली यहाँ पर कम हुई है, तो दैट लाइन इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड हियर. सो अपने अंदाजे से वी हैव टू आंसर हियर डिक्लाइंड. ठीक है, उसके बाद 25th क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हैज फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स इन, आगे यहाँ वर्ड्स भी मिसिंग है बेटे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हैज इंक्रीज्ड आना चाहिए था, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स इन 1951. तो कितनी है 51 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 32 ईयर है ना, तो 32 ईयर से इंक्रीज होके 64 हुई थी. तो यहाँ लाइन भी क्लियर नहीं है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स इन 1951. इंक्रीज्ड वर्ड अपनी ओर से लगा के वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो आंसर ए आएगा 32 ईयर्स. ये मैं जो आपको आंसर बोल रही हूँ ये करेक्ट करके लाइन को है ना, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चंस की लाइन नहीं क्लियर हो रही है. नेक्स्ट 26, Ministry of Health and dash of the central government is entrusted with the job of health services, that is family welfare या health centers. कौन सा आएगा भाई? फैमिली वेलफेयर. एक मिनट में, ये फर्स्ट पैरा में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ हेल्थ सर्विसेज. बिल्कुल ठीक है, हेल्थ सर्विसेज आएगा. मैम फैमिली तनवीर वेलफेयर आप नहीं क्या आएगा. बोला, कौन से बच्चे ने बोला? तनवीर आपने बोला था फैमिली वेलफेयर नहीं आएगा, मिनिस्ट्रीज ऑफ
एक Health. मिनट, ये फर्स्ट पैरा में है, एक मिनट, अब ढूंढो, आई मे ऑल्सो बी रॉन्ग, ऑल आर Second रिक्वेस्टेड। line में है Ministry of Health and Family Welfare of the Central Government. ओके Second फाइन, line, first para. ठीक है, ठीक ठीक ठीक, फर्स्ट पैरा में ही है, फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा ना, इस करके आपने तभी है कि ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान से थोड़ा रीड करना है, ऑल पॉइंट्स आर गिवन इन दैट, तो बस थोड़ा सा रीड केयरफुली कर लेना हमने, फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। नाउ लेट अस कम टू 27th क्वेश्चन, डैश सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस इन हेल्थ सर्विसेज, क्या आएगा यहाँ पे? India. India. इंडिया आएगा, ठीक है, इंडिया की कंट्री की रेफरेंस में है, तो इंडिया हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस, ठीक है। नाउ बस ये 4 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ। नाउ लेट अस कम टू 28th क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू ह्यूमन कैपिटल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। हाँ जी, एनीवन? बेटे अब सैम्पल पेपर्स में ना यू शुड पार्टिसिपेट, आपको अपना व्यू बताना चाहिए, मेरे बोलने से नहीं बात बनेगी, ठीक है। बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू ह्यूमन कैपिटल। Ma'am, human capital is stock of skilled and expertise in the country, whereas human development is a process to create or increase the people with knowledge, skill, and expertise. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़े पॉइंट बना लेंगे, 3 पॉइंट्स बना के। एनीबडी एल्स? ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट देयर आंसर। हाँ जी, तनवीर, कैन यू टेल योर पॉइंट? Ma'am, human capital focus is only on human beings and their contribution to our country's economy, whereas the human development includes all those factors which led to welfare of the society and its development. Very right, perfectly right answer. Anyone else if you want to add something? नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ, बिल्कुल ठीक बोला दोनों बच्चों ने। यहाँ पर आना है कि जो ह्यूमन कैपिटल है दैट इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल मतलब एज यू हैव टोल्ड, स्टॉक ऑफ स्किल्ड पीपल, प्रोफेशनल पीपल, ट्रेन्ड पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, है ना। तो वो एक एस्पेक्ट है, तो अपने आप में वो एस्पेक्ट सारा कुछ नहीं कर सकता है, जबकि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट, includes not only human capital but other aspects of life like equality in our life, या security in our life, या better surroundings, living standards, environment, quality of life, availability of civic facilities, या respect in the society, dignity of labor, ये सारी जो हमें चीजें मिलती हैं सारी सोसाइटी में, तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ उसका एक पार्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई आदमी एक डॉक्टर है या एक बड़ा वेल प्रोफेशनल है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई भी है, आप या मैं कोई भी मान लो अपनी अपनी जगह पे। अब अपने आप में तो हम ठीक है अपना काम करें, बट हमारे आसपास सराउंडिंग्स इस तरह की नहीं है कि जो हमारे ओवरऑल एक मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल हो। तो दैट मीन्स हमारी ह्यूमन कैपिटल वो जो एज ए प्रोफेशनल है वो भी एक तरह से इनकम्प्लीट रह जाते हैं, वो अपने आप अकेले कुछ नहीं कर सकती। So that means society as a whole, everything, every aspect of society that contributes to our development as a human. तो इस तरह से दोनों रिलेटेड है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे अपना जो आपका लॉजिक होगा उसको आपने यू हैव टू एक्सप्रेस इन 3 पॉइंट्स। चलिए जी, नाउ और करके नेक्स्ट इज क्वेश्चन व्हिच इज गिवन, दैट इज हाउ इज ग्रीन रेवोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम गोल्डन रेवोल्यूशन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल एंड इजी आल्सो, बताइए। Ma'am, green revolution was a spurt in the crop productions, यस, and golden revolution was related to increase in the production of fruits and related products. अच्छा, can anyone tell, have you heard the name of the term horticulture? Yes, ma'am. है ना, तो हॉर्टिकल्चर में आ जाता है, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं। बेटे पहले इतना सभी बच्चे अपने आप को जरा वीडियो ऑन करिए, मैं ऐसे बिना देखे बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, तो बच्चा देखे तो एड्रेस करूँ ना मैं उसको, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। सो हॉर्टिकल्चर, गोल्डन रेवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड विद हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ऑल दीज है, तो ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, बट स्टिल these things, these items fetch a
better price, lucrative price in the market. Fruits महंगे होते हैं as compared to cereal crops. और जो green revolution था, that was mainly related with cereal crops. अनाज जो होता है, grains, especially this wheat and rice, उससे related था. तो जो wheat and rice है, जो cereal crops होती हैं, staple जो हमारा food होता है, that is important, no doubt. But comparatively इसका price कम होता है. तो गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू इमेंस इंक्रीज इन दिस हॉर्टिकल्चरल साइड. ठीक है, तो ये 90s के डेकेड में ज्यादा इसका ग्रोथ हुआ था. और रेवोल्यूशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो दैट टुक प्लेस इन द डेकेड ऑफ 60s, 66 और 7 के आसपास हुआ था. और जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो 90s के डेकेड में उसमें एक्सेसिव इंक्रीज हुआ. तो ऐसे बस आपने दोनों टर्म्स को ही बताना है. यू कैन ड्रॉ लाइन इन द मिडल. एक तरफ आप लिख दोगे ग्रीन रेवोल्यूशन, एक तरफ गोल्डन रेवोल्यूशन. ठीक है, नंबर 2 देना हो तो यू कैन गिव एग्जांपल. Green revolution की main crops were this wheat and rice. On the other side you may write fruits, vegetables, flour, etc. ठीक है जी. चलो, now next 29th question. On the basis of following data, answer the following question. Let us see. टेबल दिया हुआ है. Let me take out next slide. अच्छा, मैंने slide अगली निकाली नहीं, एक मिनट. हाँ, ये वाला. Already this page has been sent to you. ये वाला टेबल. Now we have to compare. कंट्री दिया है, अर्बेनाइजेशन दिया हुआ है. इंडिया में 35, पाकिस्तान में 40. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में 37, पाकिस्तान में 45. कमेंट ऑन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अमंग इंडिया एंड पाकिस्तान. हाँ जी, बताइए. टेबल को देख के बताइए किस में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है. एनी वन ऑफ यू. In Pakistan, infant mortality rate is more as compared to India. It indicates poor health facilities in Pakistan, Yes. and हाँ जी, that is why children are not able to survive for long period. वेरी राइट, परफेक्टली राइट, वेरी गुड, शाबाश. यही आंसर आना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर इन पाकिस्तान. दैट शोज द पुअर कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल मेंटेनेंस या दिस हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न इश्यूज and their mothers. This type of problems are there, means lacking in this type of area. That is why more infants they die. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सेकंड पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट. पाकिस्तान इज मोर अर्बनाइज्ड देन इन इंडिया. डू यू अग्री. हाँ जी, देखिए जरा. इंडिया में है अगर 35 लोग सिटीज में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान में 40 पीपल आर लिविंग. एनीवन कैन कंपेयर. हाँ जी, बताइए. कोई भी बच्चा देख के बताइए. ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना जिसका रीजन ना पता हो, तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस से हम लोग रीजन सोच सकते हैं उसका. यहाँ पर देखो, पाकिस्तान ऑब्वियसली इट इज मोर अर्बेनाइज्ड. ज्यादा लोग रह रहे हैं तो मोर अर्बेनाइज्ड एज कम्पेयर टू इंडिया. तो अब यहाँ पे हमें प्रॉपरली रीजन कोई नहीं पता है, विजिबली कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे दैट मीन्स कि मोर अर्बेनाइजेशन हैज टेकन प्लेस इन पाकिस्तान. बिकॉज एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन इज लेस एज कम्पेयर टू इंडिया. पॉपुलेशन इज क्वाइट लेस. अगर इंडिया में 140 करोड़ के आसपास है आज की डेट में, तो पाकिस्तान में हार्डली 21 या 22 करोड़ के आसपास है. तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज वेरी डिफरेंट. तो इट इज इजी फॉर पाकिस्तान टू कम ऑन द लाइन ऑफ अर्बेनाइजेशन. तो इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, पॉसिबल तो है, वो नहीं कह सकते. कहने का मतलब कि एक्सेसिव पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. तो इस करके इंडिया में अर्बेनाइजेशन का जो रेट है दैट इज स्लो. इट इज टेकिंग प्लेस, तो बट दैट रेट इज स्लो बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री. ऐसे आप रीजन बना सकते हो. ठीक है, चलिए जी, लेट अस कम टू 30th क्वेश्चन. ग्रोथ इन जीडीपी इज लिंक्ड growth in GDP is linked with foreign trade of a country. Explain the statement. हाँ जी, बताइए कि भी किसी भी कंट्री में जो जीडीपी है, जो भी प्रोडक्शन होती है, उसमें जो भी ग्रोथ हो, इंक्रीज हो, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ट्रेड ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्रीज. क्या है इसका पॉइंट हो सकता है. पहले तो ध्यान से सोचो, ऑब्जर्व करो स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहे हैं. पहले तो आप आ जाओ फॉरेन ट्रेड के ऊपर. ठीक है, फॉरेन ट्रेड का मतलब कि इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वी अवर नहीं, सभी ऑल कंट्रीज नीड टू एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट. तो फॉरेन ट्रेड का मतलब ही है मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विद अदर कंट्रीज. अच्छा, तो एक्सपोर्ट कब कर सकते हैं. व्हेन कैन इंडिया एक्सपोर्ट मोर थिंग्स, या ओनली व्हेन कैन इंडिया एक्सपोर्ट.
When India has surplus When India has surplus production, that is very fine. ठीक है, very good point. और कोई एक मतलब एक्स्ट्रा होगा तभी भेज सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है. अच्छा, दूसरा इसके साथ दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि एक तो इंडिया शुड हैव सरप्लस आउटपुट, ओनली देन इट कैन सेंड टू अदर कंट्रीज. सेकेंडली, देयर शुड बी इंटरनेशनल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. अब हम यहाँ पर बना तो लें, बहुत कुछ बना लें, पर फॉरेन में कोई उसकी मांग ही नहीं कर रहा है, किसी को मतलब बढ़िया ही नहीं लग रही है वो चीज, तो फिर एक्स्ट्रा बनाने का भी क्या फायदा है ना, वो तो फिर एक अनसोल्ड स्टॉक ही पड़ा रहेगा. That means exports can be increased only in two situations, या two aspects are there. एक तो we should have more या surplus output, that is also an indication of increase in GDP, भी ज्यादा बन रहा है. Secondly, along with that growth of surplus production, the Indian products, they should have some international demand also. That means indirectly कि our products should be very competitive products, reasonable price, good quality standard products should be there, only then they will be demanded. ठीक, तो दैट मीन्स कि अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो इंटरनेशनली हमारे कंट्री का एक जो स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस है, दैट आल्सो इम्प्रूव्स. और ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो रिसीट्स आर कमिंग, पैसे आएंगे, तो कंट्री की जो लेवल ऑफ जीडीपी है, इनकम है, वो बढ़ती है. ऐसे भी लिख सकते हैं. अच्छा, एक और इम्पोर्ट वाली साइड से भी कर सकते हैं कि फायदा तो फॉरेन ट्रेड का तभी है ना जब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, इम्पोर्ट्स कम हो. तो अभी हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सपोर्ट साइड ओनली. तो अब इम्पोर्ट पे क्या कहेंगे कि इंडिया शुड ट्राई टू प्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स which are presently being imported, but India should try to manufacture those goods in our own country only. Means level of imports needs to be minimized. Only then we can maximize the gap between export receipts and import payments. So in that way, we can add foreign currency to our stock, to our foreign reserves. That means कि these things, foreign trade is also related with this growth of GDP. फिर और आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि जब हमारा इंटरनेशनली कोई भी कंट्री है, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक स्टेटस राइजेस, अगर कंट्री डेवलप होता है, इनकम बढ़ती है, along with that the political what can we say, political power of the country in the international scenario, that also improves. अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे आजकल न्यूज आती है कि इंडिया की बड़ी इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनली, क्यों स्ट्रेटेजिकली है ना, इंडिया को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है, वाइड मार्केट अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर अवेलेबल. तो हर कंट्री यहाँ पे सेल करना चाहता है, अपनी चीजें बेचना चाहता है, तो कंट्री भी हमारा एडवांसमेंट कर रहा है. तो इसका मतलब अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए इकोनॉमिकली ये चीजें जरूरी हैं. तो फॉरेन ट्रेड कैन बी अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट इन इम्प्रूविंग दैट पॉलिटिकल पावर एज वेल एज इकोनॉमिक पावर. ठीक, तो ऐसा फिर आपने पॉइंट्स बना लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, बट गुड एंड लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए. ठीक है जी, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, 31st क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी इज ए डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट. अच्छा, एक तो ना ये सैंपल पेपर में व्हाट आई हैव सीन, अभी तो एक ही कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारी ग्रामेटिकली क्वेश्चन की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स हैं. अब ये लाइन, दिस इज टोटली रॉन्ग, इंडियन इकोनॉमी इज ए डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी. आज के रिलेशन में डिसइंटीग्रेटेड नहीं है, हमारी एक बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, पूरी जिसको बोलते हैं ना पटरी पे है, बड़ी अच्छे से चल रही है. यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था वाज. एक तो ये होना चाहिए था वाज इन प्लेस ऑफ इज, और एक थोड़ा टाइम की रेफरेंस होनी चाहिए थी कि किस टाइम पीरियड के रेफरेंस में लिख रहे हैं कि डिसइंटीग्रेटेड थी. तो अब ये व्हेन आई सॉ द नेक्स्ट और के बाद, तो देन आई केम टू नो. यहाँ पर देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस. इसका मतलब ये फर्स्ट लेसन है ना, जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उस टाइम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बन रहा है. तो दैट मीन्स कि जब हमारा ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो उस समय कैसे हमारी इकोनॉमी डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी. ठीक है, तो वहां पर आ जाएगा आपका ये पॉइंट कि कैसे डिसइंटीग्रेटेड थी, बिकॉज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब उसमें आपने एग्रीकल्चर वाले पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड, ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर वाज देयर. तो बट ब्रिटिशर्स, दे डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन या कोई और, दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन improvement of agriculture. Similarly, they did not pay any attention to this development of industries also, है ना, rather they contributed in the decay of our industry. तो हमारा जो इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, that became just a source of raw materials to England and importer of finished products from England. तो ये फिर आप यहाँ पर दे सकते हो. फिर आप एक और पॉइंट ला सकते हो कि
whatever little bit this progress in field of infrastructure, post and telegraph, railways, roads, जो भी port, whatever they did, that was not implemented in whole of the country. अगर आप नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान से रीड करो हिस्टोरिकली, तो दैट वाज कंसंट्रेटेड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री ओनली. मुंबई वाली साइड पे, कोलकाता वाली साइड पे, या मद्रास वाली साइड पे, ये जगह पे, या दिल्ली बीइंग देयर कैपिटल, ब्रिटिश कैपिटल आफ्टर 1911, तो ये सारे जो सिटीज मेन डेवलप किए, इनके आसपास का एरिया उन्होंने डेवलप ज्यादा किया. तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए सारा कुछ किया. मतलब इन फ्यू पॉकेट्स दे मेड डेवलपमेंट, एंड दैट टू वाज फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो इन दैट सेंस वी कैन से कि होल ऑफ आवर इकोनॉमी, आवर कंट्री, that was not in a position to come as a single developed unit. ऐसा कुछ नहीं. कुछ एक pockets of the country got developed. So their attitude was lopsided attitude. ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, इस सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, अगर आ भी जाए ऐसे तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है. चलिए, और सेकंड पार्ट में दिया हुआ एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. हाँ जी, अब यहाँ पे आपको चीजों के नाम बताने हैं. तो डोर बंद कर दो. Composition का मतलब है कि which things were imported and which things were exported. Can you please tell? Mainly raw materials were exported from India to Britain and नहीं, raw material में ना अब आपने थोड़े चीजों के नाम बताने हैं. Raw material तो ठीक है, very good. Now you have to tell the names of few items. Anyone can tell? अगर नहीं है तो let me tell, अब मैं बता देती हूँ. Raw silk, cotton, jute. ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, आपको सुन के याद आ जाएगा. ये फर्स्ट लाइन शी हैज टोल्ड परफेक्टली राइट कि इंडिया एक्सपोर्टेड फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स. ये लिख के ऐसे, तो उसके बाद आपने लिखना है मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर, जस्ट इन मिनट. हाँ जी, तो यहाँ आइटम्स दिया हुआ है. रॉ कॉटन, रॉ जूट, ठीक है, ऑयल सीड्स, स्किन्स, एनिमल्स की जो स्किन्स होती हैं, wheat, rice, manganese. These 5-6 items were the main exports. याद कर लें, raw cotton, raw jute, skins of animals, oil seeds, manganese, wheat, rice. These things were exported. और फिर import क्या करता था इंडिया? India imported manufactured products mainly from England, like bicycles, sewing machines, medicines, iron and steel, transport equipment, इलेक्ट्रिकल गुड्स, आर्मामेंट्स एटसेट्रा. बुक में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो कहीं पर आप लिख लेना ताकि आपने याद करना है. बाइसिकल्स, स्यूइंग मशीन्स, मेडिसिन्स, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, आर्मामेंट्स, आर्मामेंट्स होता है हथियार, वेपन्स, एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स. दीज वर द मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे हैव गिवन कि जस्ट ऑन द, क्योंकि हमारा लेसन है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 47 में वी गॉट इंडिपेंडेंस. तो उसके पहले व्हाट हैपेंड, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45, मतलब वो टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही सारा था. तो वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन इंडस्ट्रीज, दैट आल्सो इंक्रीज. क्योंकि वॉर टाइम में, क्योंकि इंग्लैंड वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट वॉर, तो उस समय चीजों की डिमांड बढ़ जाती है. तो उस समय जो भी इंडस्ट्रीज लगी, दे मेड प्रोग्रेस. ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई थी चीजों की, तो फिर वो जो कॉटन के या जूट के प्रोडक्ट्स हैं, देयर डिमांड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग वॉर पीरियड. ये 5-7 साल जो भी थे, तो इन इंडस्ट्रीज ने ज्यादा प्रोग्रेस किया. ये करके आपने देना. बट मेनली क्वेश्चन का जो कंटेंट है, आइटम्स ऑफ इंपोर्ट, आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, ये नाम आने चाहिए हमारे. राइट, चलिए लेट अस कम टू नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी है. उज्ज्वला योजना, चलो पहले क्वेश्चन बाद में पूछो. व्हाट इज उज्ज्वला योजना? आपको थोड़ा सा ना ये अब थोड़ा न्यूज का भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम है. जैसे जनधन योजना, ये स्कीम का नाम है, बुक में नहीं दिया हुआ है. एनी वन ऑफ यू हु कैन टेल अबाउट उज्ज्वला योजना? लेट मी सी. LPG सिलेंडर स्कीम थी मैम. कौन सा बच्चा बोल रहा है? गैस कनेक्शन प्रोवाइड. यस मैम, तनवीर आपका वीडियो गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए थे, पर जिनके पास गैस कनेक्शंस नहीं थे उनको गैस कनेक्शंस दिए थे. वेरी गुड, शाबाश तनवीर, आप न्यूज़ सुनते हो हैं. वेरी गुड.
यही मतलब है इसका। उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने शुरू की थी, साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2017 शायद हो सकता है, 17 या 18 के आसपास। तो ये योजना माने प्लान में, स्कीम में, जो बहुत बहुत पुअर लोग हैं जिनके पास गैस नहीं था, गैस सिलेंडर और गैस बर्नर नहीं था, तो उन पुअर फैमिलीज को, उनको फ्री में एक सिलेंडर और गैस का जो चूल्हा होता है, बर्नर होता है, वो उनको फ्री में प्रोवाइड किया गया, बहुत पुअर फैमिलीज को, थ्रू आउट इंडिया, सारे कंट्री में। तो उससे क्या हुआ, उस स्कीम को उज्ज्वला मतलब उज्जवल करना, एनलाइटन करना, किसी को रोशनी देना, किसी के जीवन को सुखी करना। तो जो लेडीज पहले रूरल एरियाज में खास करके या सब अर्बन एरियाज में वो लकड़ी जला के फ्यूल वुड से काम करते थे, जो धुआं होता था, आंखों में पड़ता था, स्मोक होता था, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती थी। तो सारी चीजों से जब किसी को छुटकारा मिलता है तो ऑब्वियसली अगले की लाइफ कंफर्टेबल होती है। तो ये योजना वो थी, लोगों को, वेरी पुअर पीपल को फ्री में एक सिलेंडर और एक बर्नर उनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। उज्ज्वला योजना हैज बीन a game changer for rural India. Certainly it was a game changer. State any 3 conventional fuels being targeted under the LPG cylinder distribution scheme. मतलब इस स्कीम में जो सिलेंडर दिए गए, गैस दिया गया, तो किन 3 कन्वेंशनल फ्यूल्स को रिप्लेस किया गैस ने? एलपीजी जो गैस है, फायरवुड, हाँ, cow dung, काउडंग, वेरी गुड। right. फायरवुड या फ्यूल वुड जैसे बोल देते हैं, फ्यूल वुड या फायरवुड रूरल एरियाज में लोग यूज करते थे। काउडंग, गोबर, उसका यूज करते थे, डंग केक्स, और कोल, कई कोयला भी जलाते थे। तो ये सारी चीजें पोल्यूशन को क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर जो दे हैव गिवन, यही नाम दिए हुए हैं, कोल, फ्यूल वुड या फायरवुड, और एक दिया केरोसिन, मिट्टी का तेल जो होता है, कई लोग वो स्टोव भी चलाते होंगे, तो वो स्टोव के करके भी केरोसिन भी पोल्यूशन का रीजन है। तो कोल, फायरवुड या फ्यूल वुड, केरोसिन या कोल भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, 3-4 नाम आप दे सकते हो, कि ये कन्वेंशनल फ्यूल्स है जो लोग यूज करते थे। नाउ उज्ज्वला योजना के में जो फ्री सिलेंडर दिए गए, दे हैव रिप्लेस्ड दीज पॉइंट्स। ओके, अगर थोड़ा सा इसका देखना हो तो जो चैप्टर है हमारा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसमें एनर्जी वाला एक है, वो सिलेबस में तो नहीं है, बट उसमें एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक हेडिंग दिया हुआ है, वहां पर आप नाम पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, what are the causes of increase in unemployment in India and give valid reasons to solve this problem. बड़ा आसान क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आ गया। इसका मतलब 3 मार्क्स में कॉजेज बताने हैं, 3 मार्क्स में उसका सोल्यूशन बताना है। तो मतलब 3 पॉइंट्स ऑफ कॉजेज, 3 पॉइंट्स ऑफ सजेशंस। हाँ जी, एक एक करके सभी बता सकते हैं। 6 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। अब इसमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, राइट, और सभी बता सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है हमारे कंट्री में? माइग्रेशन, कौन सा बोला बेटे? माइग्रेशन, माइग्रेशन, ठीक है, पर उसको फिर आपने थोड़ा सा ध्यान से एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कि जब लोग फ्रॉम रूरल टू अर्बन आते हैं तो थोड़ा पुअर कंडीशन में रहते हैं ना, वो थोड़ा सा उसको केयरफुली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वेरी राइट। और कोई, एनीवन? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर यूज्ड। ठीक है, लेबर इज मोर हियर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रेजेंट इंडस्ट्रीज हैं, दे आर मेकिंग यूज ऑफ दिस कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी, तो इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज लेस इन द कंट्री एज कंपेयर टू द लेबर अवेलेबल। वैसे करके कोई भी आपके जो बढ़िया, राइट दोस 3 पॉइंट्स ओनली whose explanation you can write in a better manner. ठीक है, ये हो गए हमारे कॉजेज, राइट। अच्छा, अब है गिव वैलिड रीजंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वैलिड का मतलब होता है कि आपका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, कि कैसे क्या किया जाए कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को, हम उसको प्रॉब्लम को हल कर सके। एनीवन? Control population. वेरी राइट, फर्स्ट तो यही है सबसे बड़ी समस्या हमारे कंट्री की। सो वी नीड टू कीप ए कंट्रोल या चेक ओवर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, एब्जेक्ट पॉवर्टी, यस, पॉवर्टी चेकिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी कम होगी तो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखेंगे, कोई काम के लायक बनेंगे। राइट राइट, और कोई? प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। ठीक है, use of local resources and more industries in the given area, and in that given area local resources and local labor should be utilized at a large scale. Very nice. और कोई?
access to encouragement of small scale industries. यस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज स्मॉल स्केल में कोई भी कम पैसों से भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे नीड टू बी प्रमोटेड. तो ऐसे करके जो भी आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू मे लाइक एनी 3 पॉइंट्स. वेरी नाइस. चलिए नेक्स्ट 34th क्वेश्चन. The need of sustainable development has arisen due to various reasons like poverty, wastage, diversity. In the light of this given statement, elaborate this. मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसको इलेबोरेट करना है कि भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड बढ़ गई है आजकल के टाइम में. तो क्यों बढ़ गई है? इसका मतलब हो गया, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों करनी चाहिए. अब हमने डायरेक्टली ये हेडिंग नहीं है चैप्टर में, ये नहीं ऐसे नहीं दिया हुआ है ना, बट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्यों जरूरत है. ध्यान से सोचिए जरा. Nowadays, the rate of depletion of resources is more than the rate of replenishment of resources. वेरी राइट, ठीक है. और कोई सभी बच्चे बता दें एक एक पॉइंट. to provide access of natural resources to future generation also. ठीक है, वेरी गुड. और टू चेक पोल्यूशन, सबसे बड़ा तो यही है पोल्यूशन का, या फिर उसको एक्सपेंड कर सकते हो एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन. उसको कंट्रोल करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए. फिर एक और बना सकते हो इन ऑर्डर टू रेज द दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसके लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए. फिर इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर ऑल दोज थिंग्स व्हिच वी आर इंपोर्टिंग इन द नेम ऑफ रिसोर्सेज, है ना, तो वो भी कम करनी चाहिए. तो उससे भी अपने कंट्री का फायदा होगा, अपनी डेवलपमेंट बढ़ेगी. फिर एनवायरनमेंट के ऊपर स्ट्रेस रखना चाहिए, मतलब वट एवर इंडस्ट्रीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड दे शुड फॉलो द